बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में आज आपका पहला टॉपिक है। बहुत स्टार्ट से हम शुरू कर रहे हैं आपको बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में। सबसे पहला टॉपिक है आपको वैद्युत आवेश, इलेक्ट्रिक चार्ज। तो वैद्युत आवेश क्या होता है, इसकी खोज कैसे हुई है? तो 600 ईसा पूर्व में ग्रीक देश में एक निवासी थे वहाँ के थेल्स, जिन्होंने सबसे पहले आवेश के बारे में जाना। तो कैसे जाना? जब इन्होंने रेशम अथवा ऊन को एम्बर पे रगड़ा तो क्या हुआ, एम्बर जो है वो छोटे छोटे टुकड़ों को अपनी तरफ आकर्षित करने लगा। ठीक है, तो जिसके कारण हमें आवेश के बारे में जानकारी मिली। तो असल में इस चीज़ में हुआ क्या, जब एम्बर पे रगड़ा गया तो उसमें हुआ क्या? तो हमें पता है सबसे पहले कि पदार्थ परमाणुओं से मिलकर बना है, और परमाणु में क्या होते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ठीक, प्रोटॉन होता है और न्यूट्रॉन होता है, और इस परमाणु के चारों ओर जो होते हैं इलेक्ट्रॉन विभिन्न कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं। इसमें इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो विभिन्न कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं। ठीक है, अब जब हम क्या करते हैं, कोई दूसरा पदार्थ, मान लीजिए एक पदार्थ ये है ए और कोई दूसरा पदार्थ भी है, उसमें भी सेम ऐसे ही कॉन्फ़िगरेशन होगा, उसमें भी परमाणु होगा। परमाणु में क्या होंगे, प्रोटॉन न्यूट्रॉन होंगे, बाहर इलेक्ट्रॉन होंगे। ठीक है, तो जब उसको हमने इससे रगड़ा तो इसमें से क्या होगा कि या तो इसमें से कुछ इलेक्ट्रॉन इसमें निकल के चले जाएंगे या इसमें से कुछ इलेक्ट्रॉन इस पे चले जाएंगे। तो क्या होगा कि मान लीजिए इसमें से इलेक्ट्रॉन अगर इसमें निकलता है तो इलेक्ट्रॉन पे हमें पता है, एक इलेक्ट्रॉन पे अगर पता है आपको, तो 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम का आवेश होता है। वो भी किस में, निगेटिव में होता है। ठीक, अब जब भी ये यहाँ से मान लीजिए अगर एक इलेक्ट्रॉन निकल के यहाँ पे चला गया तो इस पे क्या होगा, एक इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाएगी। तो अभी ये पदार्थ जो है, चूँकि प्रोटॉनों की संख्या इलेक्ट्रॉनों की संख्या के बराबर होती है, तो ये पदार्थ जो है इनिशियली क्या था, ये परमाणु तुम्हारा न्यूट्रल कंडीशन में था। ठीक, अब जब यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन निकल गया तो क्या होगा कि इस पे एक इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाएगी, तो ये क्या हो जाएगा, ये पूरा परमाणु जो हो जाएगा वो पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक, साथ ही साथ इस पे एक इलेक्ट्रॉन अब चूँकि चला गया है तो ये क्या हो जाएगा, ये तुम्हारा हो जाएगा नेगेटिव। ठीक, अब हम इस पदार्थ को अगर किसी और पदार्थ के साथ, मान लीजिए कागज़ के छोटे छोटे टुकड़े हैं, उसको इसके पास ले आएंगे तो या उसको आकर्षित करेगा या उसको प्रतिकर्षित करेगा। वो इस पे डिपेंड करेगा कि ये किस टाइप का आवेश है, या प्लस है या माइनस है। ठीक है, तो इतना आप बेसिक आवेश के बारे में जान लीजिए, और थोड़ा जल्दी हम इसको बताएंगे क्योंकि ये सब चीज़ें इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, बस आपकी जानकारी के लिए बता रहे हैं हम। आगे आपका है नेक्स्ट इसमें, अब आवेश के गुण क्या क्या हैं। ठीक है, प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज। तो सबसे पहला आवेश की प्रॉपर्टी क्या है, गुण क्या है? तो आवेश क्या होते हैं, दो टाइप के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन सा? एक होता है पॉजिटिव चार्ज और दूसरा कौन सा होता है, नेगेटिव चार्ज। ठीक, दूसरा क्या होता है, आवेश जो होते हैं वो आवेश का क्वांटीकरण, ये शब्द याद रखना, क्वांटीकरण। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि आवेश जो है वो हमेशा पूर्ण संख्या में होता है। ठीक, जैसे कि अभी हमने एक पदार्थ लिया था ए, ठीक है, तो इस पे जब भी आवेश की कमी होगी या अधिकता होगी, पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा। मान लीजिए इस पे जो भी इलेक्ट्रॉन अगर होंगे बाह्यकोश में, तो वो बाह्यकोश से या तो एक इलेक्ट्रॉन निकलेगा या दो निकलेगा या तीन निकलेगा या चार निकलेगा, पाँच निकलेगा। कभी ऐसा नहीं होगा कि आधा इलेक्ट्रॉन निकले, 2.5 इलेक्ट्रॉन निकले या 3.5 निकले। तो आवेश जो होगा वो क्या होगा, हमेशा इलेक्ट्रॉन के टर्म में निकलेगा, एक इलेक्ट्रॉन, दो इलेक्ट्रॉन, तीन इलेक्ट्रॉन जो भी है, या फिर उसको हम लिख सकते हैं n। ठीक है, यहाँ से हमें एक फार्मूला मिलता है Q = Ne, जहाँ पे n क्या है, n एक पूर्ण संख्या है, पूर्णांक है, पूर्ण संख्या नहीं, पूर्णांक है।
ठीक है, यहाँ से मिलता है हमको Q इक्वल टू NE। ये फार्मूला आपको याद रखना है, इस फार्मूले के आगे हम यूज करेंगे। और तीसरा है आवेश का संरक्षण। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। आवेश का संरक्षण, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि अगर कोई एक पदार्थ है, इसमें कई सारे इसके परमाणु हैं, ठीक है, तो इसमें से अगर इलेक्ट्रॉन निकलेगा, ठीक, तो वो इलेक्ट्रॉन इसी परमाणु में यहीं पे रहेगा कहीं पे, ठीक है। इस पे इलेक्ट्रॉन में कोई कमी होगी तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन वो निकलेगा, यानी कि इस आवेश का कहीं पे हम ख़त्म नहीं कर सकते हैं। वो आवेश क्या होगा, यहाँ से निकलेगा तो यहाँ जा सकता है, यहाँ से निकलेगा यहाँ कहीं रहेगा, तो इसी को बोलते हैं आवेश का संरक्षण। मतलब क्या कि आवेश को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है, जिसे हम आवेश का संरक्षण का सिद्धांत कहते हैं, ठीक है। इतना आप आवेश के बारे में जान चुके हैं अब तक। और अब हम आगे का हमारा टॉपिक है आवेश के संबंधित कूलाम के दो नियम दिए हैं कि जब दो आवेश होते हैं तो उस पर किस टाइप का फोर्स लगता है। तो कूलाम ने वैद्युत आवेशों पर लगने वाले बल संबंधी दो नियम दिए, जिसमें कूलाम का प्रथम नियम क्या है? प्रथम नियम ये बताता है कि जब दो आवेश हैं तो उन पे बल की दिशा क्या होगी या बल किस टाइप लगेगा। तो इन्होंने बताया कि समान आवेशों के बीच प्रतिकर्षण और विपरीत आवेशों के बीच क्या होता है, आकर्षण का बल लगता है। यानी कि अगर प्लस और माइनस दो आवेश हैं, एक आवेश प्लस है एक आवेश माइनस है, तो तुमको फोर्स कैसा लगेगा? अट्रैक्शन का, आकर्षण का। और अगर प्लस प्लस हो या फिर क्या हो, माइनस माइनस हो, ठीक है, तो इन दोनों कंडीशन में क्या लगेगा आपको? रिपल्सन, या फिर क्या कहते हैं हिंदी में प्रतिकर्षण का बल लगेगा, ठीक। दूसरा नियम इनका क्या है? दूसरा नियम इन्होंने बताया कि दो आवेशों के बीच लगने वाले बल का परिमाण कितना होगा। इन्होंने इसमें बताया कि कैसे दो आवेश होंगे, प्लस माइनस में होंगे तो आकर्षण लगेगा, या फिर प्लस प्लस होंगे माइनस माइनस होंगे तो प्रतिकर्षण लगेगा, लेकिन उस बल का परिमाण कितना होगा, वो बल कितना लगेगा। तो इन्होंने बताया कि अगर दो आवेश कौन से हैं, Q1 है और दूसरा आवेश क्या है, Q2 है, ठीक है। इसको थोड़ा सा अगर हम ऐसे बनाएं, Q1 और दूसरा आवेश क्या है, Q2, एक दूसरे से r दूरी पर अगर उपस्थित हैं, ठीक है, तो इनमें कितना बल लगेगा। तो इस बल का जो हम मान होता वो होता है, इन्होंने बताया कि लगने वाले बल का मान इनके आवेशों के परिमाण के गुणनफल के समानुपाती होगा, या प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2। और ये बल साथ साथ में क्या होगा, इसके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होगा, ठीक। इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन सेकंड, इसको अगर हम दोनों को लेंगे तो क्या होगा कि F प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। और आपको पता है कि जब हम प्रोपोर्शनल हटाते हैं तो एक कांस्टेंट आ जाता है, तो F इक्वल टू क्या हो जाएगा, K Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, जहाँ पे इस K का मान क्या होता है, K इक्वल टू होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। इसका मान क्या होता है, K इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। और एप्सिलॉन नॉट को या एप्सिलॉन 0 को हम बोलते हैं निर्वात की विद्युतशीलता, ठीक, टर्म याद रखना, इसको बोलते हैं हम निर्वात की विद्युतशीलता, ठीक। इसका मान कितना होता है, इसका मान 8.85 इंटू 10⁻12 फैरड प्रति मीटर। इसका मात्रक भी याद रखना कि एप्सिलॉन 0 जो है निर्वात की विद्युतशीलता का मात्रक क्या होता है, 8.854 भी होता है, अगर लास्ट में आप याद रखना चाहिए, इंटू 10⁻12 फैरड प्रति मीटर, ठीक है। तो ये आप जनरली ये फार्मूला याद रखो। कभी कभी ये फार्मूले पे आपको तो एक छोटा सा न्यूमेरिकल दे दिया जाएगा कि दो आवेश के बीच की दूरी इतनी है और उनका आवेश का परिमाण इतना है, तो उस पर लगने वाले बल का मान पूछा जा सकता है, वो याद रखना। और 1/4 पाई एप्सिलॉन की अगर आप टोटल वैल्यू इसकी निकालोगे, ये रख के 8.85 इंटू 10⁻12 रख के निकालोगे, तो ये आएगा टोटल आपका 9 इंटू 10⁻9। ये वैल्यू भी याद रखना, कभी कभी ये भी पूछा जा सकता है। इसकी टोटल वैल्यू जो होगी आपकी वो 9×10⁹ के बराबर होती है, ठीक है। बस अब आगे चलते हैं। आगे हम आपको बताने जा रहे हैं कि विद्युत क्षेत्र क्या होता है, ठीक है। तो विद्युत क्षेत्र के लिए
हम कूलाम के नियम से ही आपको बताएंगे कि जैसे अगर ये प्लस क्यू आवेश का कोई चार्ज रखा गया है, ठीक, टॉपिक है अपना विद्युत क्षेत्र, इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, यदि कोई आवेश प्लस क्यू आवेश रखे हैं, यहाँ पे मान लीजिए हम अगर माइनस क्यू आवेश लेके आते हैं कहीं से, तो क्या होगा कि ये प्लस और माइनस क्या है, दोनों पे क्या होगा, एक अट्रैक्शन का फोर्स लगेगा, ठीक। अगर हम यहाँ पे प्लस क्यू, ये भी प्लस क्यू, ये भी प्लस क्यू होता तो क्या होता, इधर दोनों पे क्या होता, प्रतिकर्षण बल लगेगा, यानी कि इस पर लगने वाले बल का मान क्या होगा, ऐसे होगा, ठीक। तो अब ये आवेश कहीं से भी इधर से ले आओगे तो इस पर इधर को फोर्स लगेगा, इधर से ले आओगे इधर को फोर्स लगेगा, इधर को ले आओगे इधर को फोर्स लगेगा, यानी कि जहाँ भी आप इसके आसपास में चार्ज ले आओगे तो क्या होगा, एक फोर्स का अनुभव होगा हमें, ठीक है। वो फोर्स की दिशा क्या होगी, वो इसके टाइप पे निर्भर करेगा, ये प्लस है या माइनस है। प्लस है तो क्या होगा, ये फोर्स की दिशा बाहर की तरफ होगी इस पर, और अगर ये नेगेटिव है तो क्या होगा, फोर्स की दिशा अंदर की तरफ होगी। यानी कि इस आवेश के चारों ओर एक कोई ऐसा क्षेत्र है जिसके कारण हमें कोई एक बल का अनुभव हो रहा है, तो उसी क्षेत्र को हम क्या कहते हैं, वैद्युत क्षेत्र कहते हैं, ठीक है। तो किसी विद्युत आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें कोई अन्य परीक्षण आवेश ले आने पे हमें वैद्युत बल का अनुभव हो, तो उस क्षेत्र को क्या कहते हैं, हम वैद्युत क्षेत्र कहते हैं, ठीक है। यहीं से हमें मिल जाता है अब वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को हम ई से डिनोट करते हैं, और E इक्वल टू जो होता है आपका F/Q होता है, ठीक है। क्या होता है, F/Q, यानी कि इकाई आवेश ले आने पे, किसी आवेश के क्षेत्र में इकाई आवेश ले आने पे उस पर जो वैद्युत बल का अनुभव होता है, उसी के परिमाण को हम क्या कहते हैं, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। यानी कि अगर हम मान लीजिए ये एक वैद्युत क्षेत्र है, इसके अंदर अगर हम Q कूलम का आवेश ले आ रहे हैं, तो इस पर बल का मान जितना ज़्यादा होगा तो उसकी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता उतनी ही ज़्यादा होगी, या बल का मान जितना कम होगा तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता उतनी कम होगी, ठीक है। ये वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो है एक तरीके से हमको ये नापते हैं कि हमें लगने वाले बल का मान कितना कम या ज़्यादा होगा, ठीक है। अब वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, नेक्स्ट है आपका क्या, वैद्युत फ्लक्स। थोड़ा जल्दी हम आपको बताएंगे ताकि ये टॉपिक जल्दी से ख़त्म हो जाए। और वैद्युत फ्लक्स क्या है, वैद्युत फ्लक्स वैद्युत क्षेत्र दिखाने के लिए जिस बल रेखाओं का यूज करते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, इनको बोलते हैं वैद्युत बल रेखाएं, ठीक है। विद्युत क्षेत्र की दिशा दिखाने के लिए जिन रेखाओं का यूज करते हैं उनको हम बोलते हैं वैद्युत बल रेखाएं, इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस बोलते हैं, ठीक है। और वैद्युत फ्लक्स क्या है कि किसी आवेश से निकलने वाली समस्त विद्युत बल रेखाओं की संख्या, ठीक है, किसी आवेश से निकलने वाली समस्त विद्युत बल रेखाओं की संख्या को क्या कहते हैं, वैद्युत फ्लक्स कहते हैं, ठीक। नेक्स्ट क्या है इसी में, वैद्युत फ्लक्स घनत्व, ठीक है। वैद्युत फ्लक्स घनत्व क्या है, घनत्व क्या है, डी, इसको हम डी फॉर डेंसिटी से डिनोट करते हैं। तो वैद्युत फ्लक्स घनत्व क्या होता है, डी इक्वल टू, अच्छा वैद्युत फ्लक्स को हम साई से डिनोट करते हैं और इसका मात्रक कूलाम होता है, ये चीज़ भी ध्यान रखना, कूलाम होता है, ठीक। वैद्युत फ्लक्स को हम साई से प्रदर्शित करते हैं और इसका मात्रक कूलाम होता है। वैद्युत फ्लक्स घनत्व क्या है, वैद्युत फ्लक्स घनत्व क्या है, मान लीजिए अगर हम यहाँ पे एक छोटा सा एक एरिया लें, मान लीजिए यहाँ से कोई एक इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस निकल रही हैं, ठीक है, और यहाँ से एक छोटा सा एरिया हम अगर लें तो हम ये देखेंगे कि इससे लंबवत कितने वैद्युत बल रेखाएं गुजरेंगी, ठीक है। इसके लंबवत का मतलब परपेंडिकुलर, ठीक है, किसी एंगल से नहीं। अगर उसके समांतर हो जाएगी तो वैद्युत फ्लक्स घनत्व क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो हम क्या देखेंगे, लंबवत, जितनी बल रेखाएं उसके लंबवत गुजरेंगी, तो किसी क्षेत्र के लंबवत गुजरने वाली, किसी क्षेत्रफल के या इकाई क्षेत्रफल के लंबवत गुजरने वाली समस्त विद्युत बल रेखाओं की संख्या को क्या कहते हैं, हम वैद्युत फ्लक्स घनत्व कहते हैं, ठीक है। इसका मात्रक क्या होता है, कूलाम
यहाँ से साई का मात्रक कूलम और ए का मात्रक मीटर स्क्वायर, ठीक है। ए फॉर क्रॉस सेक्शनल एरिया, जिसको हम अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल कहते हैं, वो चीज़ है। अब ये आप इतना ध्यान रखना। इसके बाद आपका टॉपिक बचता है, बंद करो यार, और कौन सा टॉपिक है। तो अब एक चीज़ है आपका विद्युत बल रेखाओं के गुण। अब नेक्स्ट ऐसे ही हम पढ़ेंगे चुंबक में चुंबकीय बल रेखाओं के गुण, ऐसे ही हम यहाँ पे अभी पढ़ लेते हैं विद्युत बल रेखाओं के गुण। दोनों में कुछ समानता होती है, कुछ असमानता होती है, हम यहीं पे थोड़ा सा समझ लेते हैं। तो विद्युत बल रेखाओं का नंबर 1 गुण है क्या है कि विद्युत बल रेखाएं अगर ये पॉजिटिव है, ठीक है, ये नेगेटिव है, दो आवेश हैं, तो ये क्या होंगी, प्लस से शुरू होंगी और माइनस पे क्या होंगी, समाप्त हो जाती हैं, ठीक है। तो नंबर 1 प्रॉपर्टी क्या है कि विद्युत बल रेखाएं जो होती है धनावेश से शुरू होकर ऋणावेश पर समाप्त हो जाती हैं। यही चीज़ अगर हम मैग्नेट में पढ़ेंगे, एक चीज़ ध्यान रखना, अभी बता दे रहे हैं, ये आगे फिर पढ़ाएंगे हम जब मैग्नेट पढ़ाएंगे, कि चुंबकीय बल रेखाएं जो होती हैं एन से शुरू होकर एस तक जाती हैं, फिर एस से एन तक आती हैं, ठीक है। एन से शुरू होती हैं, एस तक जाती हैं, फिर एस से एन तक आती हैं। तो विद्युत बल रेखाएं जो होती हैं खुला वक्र बनाती हैं, विद्युत बल रेखाएं क्या होती हैं, खुला वक्र बनाती हैं, जबकि चुंबकीय बल रेखाएं क्या होती हैं, बंद वक्र बनाती हैं, क्लोज लूप इसको बोलते हैं, ठीक है, इसको ओपन लूप बोलते हैं। तीसरा क्या है कि विद्युत बल रेखाएं ये जो होंगी एक दूसरे को कभी काटेंगी नहीं, ये ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखना। विद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को कभी काटती नहीं, कभी इंटरसेक्ट नहीं करती हैं, ठीक है। ये विद्युत बल रेखाओं की प्रॉपर्टी होगी, याद रखना आपको। ये भी पूछा जा सकता है कभी कभी, या मान लीजिए आपको एक ऑप्शन में एक क्वेश्चन पूछ दिया कि विद्युत बल रेखाओं का गुण कौन सा नहीं है, और आपको 3 दे दिया, चौथे में से कोई एक ऑप्शन दे दिया कि इसमें विद्युत बल रेखाएं जो है बंद वक्र बनाती हैं, तो आपको ये ध्यान रखना है तीनों प्रॉपर्टी, ठीक है। तो ये विद्युत आवेश पे आपके लिए 3 ये न्यूमेरिकल हैं, इसका स्क्रीनशॉट लेके एक बार आप खुद से ट्राई करिए, उसके बाद हम आपको इसका आंसर भी बता रहे हैं कैसे करना है, ठीक है। तो हमने आपको अभी एक फार्मूला बताया था Q = Ne, ठीक, जहाँ n होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और E होता है 1 इलेक्ट्रॉन पर आवेश। 1 इलेक्ट्रॉन पर आवेश आपको दिया है, E की वैल्यू दी हुई है कितना, 1.6 × 10⁻19, ठीक, और कह रहा है 30 सेकंड में कितने इलेक्ट्रॉन प्रवाहित होंगे, यानी कि n की वैल्यू ये पूछ रहा है, कितने, n = नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, कितने इलेक्ट्रॉन प्रवाहित होंगे। और दूसरा क्या दिया हुआ है, 0.2 एम्पियर की धारा प्रवाहित होती है, तो I = कितना है, 0.2 एम्पियर, कितने सेकंड में, T = होता है 30 सेकंड में, ठीक। तो अब Q = एक फार्मूला होता है IT, जो कि हम आपको अगले चैप्टर में बताएंगे जब हम धारा पढ़ाएंगे। अभी के लिए आप याद रखो कि Q = होता है IT। तो यहाँ हम अगर लिखेंगे IT, Q = IT और IT = क्या हो गया, Ne, तो यहाँ से n की वैल्यू अगर हम निकालेंगे IT/E, I की वैल्यू कितना दी हुई है 0.2, T की वैल्यू है 30 सेकंड और E की वैल्यू है 1.6 × 10⁻19, ठीक। यहाँ तक किसी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। 0.2 30 का मल्टीप्लाई करोगे ये हो जाएगा 60, यानी कि 6, ठीक, और डिवाइडेड बाई 1.6, 10⁻−19 ऊपर जाएगा तो 10⁻+19 हो जाएगा, ठीक, और 6 को 1.6 से डिवाइड करोगे तो तुम्हारा आ जाएगा 3.75, कर लेना, ये तुम करके देख लेना, इतना तो कर सकते हो, × 10⁻19, ठीक, ये आपका आंसर होगा 3.75 × 10⁻19, ऑप्शन ए सही है, ठीक। ये आपका हो गया। नेक्स्ट है आपका कितने इलेक्ट्रॉन मिलकर 1 माइक्रोएम्पियर विद्युत धारा बनाते हैं, ठीक, कितने इलेक्ट्रॉन मिलकर, यानी कि n = पूछ रहा है 1 माइक्रोएम्पियर। अब सबसे पहले तुम्हें पता होना चाहिए 1 माइक्रोएम्पियर क्या चीज़ है। 1 माइक्रोएम्पियर में क्या होता है कि 10⁻⁻6 एम्पियर होते हैं, ठीक। अब सेम यही फार्मूला हम लगाएंगे, Q = Ne, ठीक, और Q = हमने क्या बताया, Q = IT, ठीक है, = Ne। तो यहाँ से हमें निकालना है कितने इलेक्ट्रॉन मिलकर, यानी कि n की वैल्यू निकालना है, n = IT/E, ठीक। अब 1 माइक्रोएम्पियर विद्युत धारा, इसमें टाइम का मान नहीं दिया हुआ, लेकिन आप उसको 1 सेकेंड लेंगे, ठीक है। तो 1 I की वैल्यू कितना है तुम्हें 10⁻⁻6, 10⁻⁻6 और टाइम को 1 सेकेंड लोगे आप, ठीक है, क्योंकि उसकी वैल्यू दी नहीं हुई है, और E क्या है
ई है 1.6 × 10⁻⁻19, ठीक। यहाँ से जब आप निकालोगे तो क्या होगा, 10⁻−19 ऊपर जाएगा, 10⁻−6 × 10⁻+19 और डिवाइडेड बाई 1.6, ठीक है। ये हो जाएगा आपका 10⁻13 और डिवाइड 1/1.6 × 10⁻13। इसको जब आप भाग करके निकालोगे तो ये हो जाएगा, आप एक इसको ऐसे लिख सकते हो 10 × 10⁻12। अगर आपको भाग करने में थोड़ी समस्या होती है तो मैं बता देता हूँ। और इसको जब आप डिवाइड करोगे 10 को 1.6 से तो ये आ जाएगा 6.25 × 10⁻12 क्या हो जाएगा, ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं। इतने इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, एक माइक्रो एम्पियर की जब विद्युत धारा किसी एक सेकंड में प्रवाहित होगी। इसमें टाइम की वैल्यू नहीं दी हुई है, लेकिन आप ये मान के रखो कि उसमें 1 सेकंड दिया हुआ है, ठीक है। तो 1 सेकंड में 1 माइक्रो एम्पियर की विद्युत धारा तब प्रवाहित होगी जब किसी कंडक्टर से 6.25 × 10⁻12 इलेक्ट्रॉन प्रवाहित होंगे, ठीक है। अब इसी से मिलता जुलता ये तुम्हारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। क्या कह रहा है, एक चालक में 1 एम्पियर धारा प्रवाहित होती है तो प्रति सेकंड इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह होगा। देखिए पिछले क्वेश्चन में आपको सेकंड नहीं दिया हुआ था, लेकिन यहाँ पे आपको प्रति सेकंड दिया गया है, ठीक है। उसमें अंडरस्टूड था कि 1 सेकंड लेंगे हम, ठीक है, इसमें दिया हुआ है। अब क्या यही सेम क्वेश्चन है, बस इसमें क्या हमें रखना है, इसमें 1 एम्पियर दिया है, उसमें क्या दिया था, 1 माइक्रो एम्पियर, ठीक है। बस कुछ नहीं करना है, सेम फार्मूला, Q = NE और Q = IT = NE, N की वैल्यू निकालना है IT/E, E की वैल्यू है 1 एम्पियर, टाइम का वैल्यू है 1 सेकेंड और E का 1.6 × 10⁻−19। इसको फिर हम ऐसे लिखेंगे 10⁻19 डिवाइडेड बाई 1.6 और इसको 10 × 10⁻18 लिख सकते हैं डिवाइडेड बाई 1.6। इसको आप करोगे तो 6.25 × 10⁻18 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे, प्रवाहित होंगे। तो ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। अब आपके लिए नेक्स्ट चैप्टर हम इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में रेजिस्टेंस से लेके आएंगे। रेजिस्टेंस क्या होता है, सीरीज में रेजिस्टेंस कैसे होता है, पैरेलल में कैसे होता है। आप बने रहिए हमारे साथ।